चलिए हो गया था, आगे बढ़ें, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए फिर। आउटर इंस्फिंक्टर वॉलेंट्री होता है, इनर इंस्फिंक्टर इनवॉलेंट्री होता है। चलिए लिखते हैं धीरे धीरे, आप बनाते रहिएगा, ठीक है, इतना ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। सुनते ध्यान से, लिखेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ डैश करके नंबर 1, किससे किससे मिलकर के बना है, ठीक है। नंबर 1 क्या समझेंगे, नंबर 1 पे क्या आएगा हमारे पास, अ पेयर ऑफ किडनी, तो लिखेंगे अ पेयर ऑफ किडनी। दूसरा पेयर ऑफ यूरेटर, क्लियर, पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, क्लियर। यानी हमारे पास क्या होता है कि जितने भी ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि 3 चीजें से मिलकर के बनी है। आपके एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा, ठीक है। इनके अलावा एक यूरेथ्रा के बारे में भी जिक्र किया है इन्होंने, क्लियर। और किसके बारे में जिक्र किया है, यूरेथ्रा, सिर्फ और सिर्फ एक ही यूरेथ्रा है, क्लियर, समझ आई बात। पेयर में क्या पाए जा रहे हैं, किडनी, और पेयर में क्या पाए जा रहे हैं, यूरेटर। अनपेयर हमारे पास क्या है बताइए, सिंगल में क्या पाए जा रहे हैं, यूरेथ्रा, और हमारे पास क्या पाए जा रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर, क्लियर। इतनी चीजें हमारे पास क्या पाई जा रही हैं, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर पाई जा रही हैं, क्लियर। दूसरा पॉइंट आप देखते हैं ध्यान से धीरे धीरे, हमने ये कहा कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के पास किडनी पाई जा रही है, किडनी के अलावा इनके पास क्या पाए जा रहे हैं, कुछ रेनल वेन्स पाए जा रहे हैं। रेनल वेन्स क्या कर रहे हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं, किसको देते हैं, इंफीरियर वेना कावा को, और इंफीरियर वेना कावा किसको देता है, हार्ट को, और हार्ट लंग्स के पास जाएगा, क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि डॉर्सल एरोटा से आता है हमारे पास क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये रेनल आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, और रेनल आर्टरीज क्या करती हैं, इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने के बाद वो मेटाबोलाइज करते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि हमारे पास यूरेटर भी अराइज होते हैं, यानी ये किडनी के अंदर कई सारे स्ट्रक्चर एक साथ जा रहे हैं और कई सारे स्ट्रक्चर एक साथ आ रहे हैं, और जिस जगह से जा रहे हैं उनको हमने क्या नाम दिया, हाइलम बोला है। क्या नाम दिया है, उस जगह का नाम क्या है, हाइलम है, और उस जगह के बीच में जो स्पेस पाई जा रही है उसको हमने क्या नाम दिया है बताइए, रेनल पेल्विस नाम दिया है, ठीक है। यानी हाइलम के ही थ्रू होकर के गुजरते हैं, और 2 हाइलम के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं हम बताइए, रेनल पेल्विस बोलते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद रेनल पेल्विस क्या है, एक तरीके का कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, सॉरी कॉन्केव स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, कॉन्केव स्ट्रक्चर है, और यही कॉन्केव स्ट्रक्चर आगे चल करके क्या बनाता है, हाइलम बनाता है, क्लियर। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि अब धीरे धीरे हमें यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ना था। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हमने ये कहा था बेसिकली इनके पास कितने वॉल होते हैं, 3 वॉल होती हैं। आउटर वॉल कैसी होती है, फाइब्रस होती है। मिडिल वॉल कैसी होती है बताइए, स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और उस स्मूथ मसल्स का नाम क्या है, डेट्रोसस मसल्स नाम है। और हमारे पास इनकी इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो कौन होती है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम बनी होती है, क्लियर। अब बात आती है हमारे पास ट्रांजिशनल इपिथेलियम एक तरीके का क्या है, लेयर है, ठीक है।
इन सब लेयर के बीच में क्या पाई जाती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन हर जगह ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जहां भी एपिथेलियम बनेंगी वहां दो ऑर्गन के बीच में जिस जगह पे भी, क्लियर, तो वहां पे बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं, इन दोनों के बीच में सीमेंटिंग सब्सटेंस का काम करते हैं, क्लियर। और जब भी ये स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग के दौरान हमारे पास क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन गायब हो जाते हैं, क्लियर। तो लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डिसअपियर ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, which of the following structure is disappear, which of the following structure disappear during the stretching of urinary bladder। यूरिनरी ब्लैडर के दौरान जब स्ट्रेच करता है तो कौन सा स्ट्रक्चर गायब हो जाती है, क्लियर। चार ऑप्शन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज disappear during the stretching of urinary bladder, क्लियर। चलिए पहला ऑप्शन लिखेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम, पहला ऑप्शन लिखेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दूसरा ऑप्शन में लिखेंगे हमारे पास बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरा ऑप्शन लिखेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। थर्ड ऑप्शन में लिखेंगे हमारे पास डेट्रोसल मसल्स, ठीक है, डेट्रोसल मसल्स। और नेक्स्ट ऑप्शन में लिखेंगे हमारे पास फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फिर फाइब्रस लेयर, क्लियर। ये कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो हमारे पास क्या होते हैं बताइए, क्लियर। लाइट चली गई क्या? जनरेटर चलते चलते बंद हो जाता है क्या? चलिए ऑप्शन बताइए, आंसर क्या होगा हमारे पास? बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्लियर। हमें यही बात याद रखनी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ में आई बात? यही चीजें हमें याद रखनी है। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, क्लियर। अब हमें धीरे धीरे क्या समझना है, आपको बताने हैं कुछ बातें, क्लियर। कैसा बात है हम आपको समझा रहे हैं। अब किडनी के बारे में हर एक स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना है मुझे, क्लियर। तो किडनी के बारे में स्ट्रक्चर हमें क्या करना है, याद रखना है। तो पहला हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हेडिंग है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, क्लियर। अब आराम से ध्यान से पहले उनके बारे में बता देते हैं, फिर उनका डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है, कलरफुल बनाना है, क्लियर, ताकि हम उसी में सारी चीज़ें बता ले जाएं, लिखवाने की ज़रूरत हमें न पड़े, क्लियर। तो किडनी के बारे में हमें कुछ बात पॉइंट याद रखने हैं। तो सबसे पहला उनका शेप कैसा होता है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे बीन शेप्ड। किस शेप के होते हैं बताइए? बीन शेप्ड के होते हैं। तो सबसे पहला इनके स्ट्रक्चर में लिखेंगे बीन शेप्ड, क्लियर। सबसे पहला पॉइंट समझ में आया, बीन शेप्ड। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे इनके बारे में रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर। इनका कलर कैसा है बताइए? रेडिश ब्राउन कलर है, क्लियर। थर्ड पॉइंट आता है इनका वेट कितना होता है, ठीक है। तो वेट में लिखेंगे इनके 120 से लेकर के 170 ग्राम। इनका जो वेट होता है 120 से लेकर के कितना, 170 ग्राम, यानी लगभग 150 ग्राम के होते हैं, क्लियर। ऑन एवरेज अगर हम देखेंगे तो कितने ग्राम के आपको नजर आएंगे? 150 ग्राम के नजर आएंगे, क्लियर। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, अब यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर आपको ध्यान से समझना है, क्लियर। देखेंगे ध्यान से, अभी हम स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, फाइनल स्ट्रक्चर नहीं, पहले हम एक आपको एनाटॉमी हम बना रहे हैं। यह हमारे पास एक किडनी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आपको बताया जाता है, क्लियर। यानी किडनी का जो लंबाई होता है, यानी अभी हम इनके डायमीटर की बात करेंगे, डायमेंशन की बात कर रहे हैं, क्लियर। इनकी जो लेंथ होती है किडनी की, लेंथ की जो किडनी की लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी होती है,
क्लियर। फिर अगर हम बात करते हैं इनकी विड्थ की, क्लियर, इनकी विड्थ आपके एनसीईआरटी में कितना लिखा है बताइए? 5 to 7 लिखा है, देख लीजिएगा। क्लियर, कितना लिखा है? 5 to 7। चलिए, फिर अगर इनकी थिकनेस की बात करते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया? विड्थ हो गया, ये क्या है? विड्थ है। अगर इनके थिकनेस की बात करते हैं, क्लियर, इनकी थिकनेस कितनी होती है? तो थिकनेस हमारे पास आएंगे इनकी जो थिकनेस होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। आपके एनसीईआरटी में कितना लिखा है? सेम लिखा है, वही लिखेंगे। यानी हम थोड़ा बहुत अगर भटक जा रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी को ही मान करके चलना है। क्लियर। अगर आप बताइए लेंथ आपसे पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे? 10 to 12 सेंटीमीटर। अगर आपसे विड्थ पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे? 5 to 7 सेंटीमीटर। अगर आपकी थिकनेस पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे? जल्दी करिए, ये इनका क्या है? डायमेंशन है। ये इनका क्या है? डायमेंशन है किडनी का। हो गया। चलिए, अब इनकी पोजीशन समझते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लियर, इनकी पोजीशन आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। किडनी जो होती है वो हमेशा हमारे डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। कहाँ पे पाई जाती है? लोगों को बताने का तरीका ये होता है किडनी हमारा निकाल लिए, यहाँ पे किडनी नहीं होती। हम एक बार पूछ रहे थे कि एक लोगों से किडनी कहाँ होती है, तो कह रहे हैं यहाँ पे होती है। हमने कहा सही सही बताओ किडनी, यहाँ पे आई वो लड़की। फिर हमने कहा कि यहाँ होती किडनी, कह रहे शायद इधर उधर होती है क्या। फिर बोल रही इधर उधर पाई जाती है। तो हमें लगा कि अगर एक दो बार और अगर पूछते तो यहाँ तक बता देती, फिर यहाँ तक आती। ठीक है, तो यानी जो किडनी की पोजीशन होती है वो हमारे कहाँ पे पाई जाती है? डॉर्सली लोकेटेड होता है। हम यहाँ पे बताते क्यों है? क्योंकि यहाँ से किडनी को निकालना बहुत ही कठिन है। यहाँ पे हाँ बोन पाई जाती है हमारे। ठीक है, तो कभी भी आपने देखा होगा किसी भी पर्सन को अगर वो किडनी स्टोन वगैरह है तो ये चीज़ें बहुत तेज दर्द करती है, कमर उनका। ठीक है, और इतना असहनीय दर्द होता है कि बैठ ही जाते हैं वो अक्सर इंसान। क्लियर, तो लोग बताने को कहते हैं किडनी हमारा चुरा लिया यहाँ से, जबकि किडनी यहाँ से, यहाँ पे हड्डी तोड़ करके तो निकालेंगे नहीं, मसल्स को चीर करके निकालते हैं, तब हमें एहसास होता है किडनी यहाँ पे है, जबकि एक्चुअल में होती कहाँ पे है? पीछे की तरफ। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि ये इनकी पोजीशन कहाँ पे है। तो इनकी पोजीशन जो होती है वो रेट्रोपेरिटोनियल होती है। इनकी पोजीशन क्या है? अभी लिखना नहीं है। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल। इनकी पोजीशन हम समझा रहे हैं क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल है। ठीक है, होता क्या है, किडनी जो होती है वो हमारे पास, किडनी की जो कॉन्वेक्स पार्ट होती है, कौन सी पार्ट? कॉन्वेक्स पार्ट होती है, वो हमारे डॉर्सल वॉल से अटैच्ड होती है। किससे अटैच्ड होती है? डॉर्सल वॉल। जैसे कि हमारे पास, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो ये डॉर्सल वॉल हो गया हमारा व्हाइट बोर्ड। तो जो पीछे का हिस्सा होता है जहाँ पे सारी चीज़ें यूरेटर और हमारे पास रेनल वेन्स वगैरह जा रही हैं, वो इससे अटैच्ड होती है डॉर्सल वॉल से, और सामने वाला हिस्सा पूरा का पूरा खुला रहता है। यानी हमारे पास क्या है कि डॉर्सल साइड ऑफ द किडनी अटैच टू द डॉर्सल वॉल ऑफ द बॉडी। यानी किडनी की जो डॉर्सल साइड होती है वो हमारे बॉडी के डॉर्सल वॉल से अटैच्ड होती है। और ऐसे वॉल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन। ठीक है, और ये पाई कहाँ जाती है? ये एब्डोमेन में पाई जा रही है। कहाँ पे पाई जा रही है? एब्डोमेन। तो यहाँ पे हार्ट के बारे में, सॉरी, किडनी के बारे में क्या लिखेंगे हमारे पास? किडनी आर सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। किडनी आर सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। किडनी आर सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी
एब्डोमिनल कैविटी किसमें प्रेजेंट होती है? ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। क्लियर? दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल, दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल। क्लियर? रेट्रोपेरिटोनियल इसका मतलब समझा रहे हैं, समझा दें। हमने क्या बताया कि जो डॉर्सल साइड होती है, डॉर्सल साइड ऑफ किडनी, किडनी अटैच्ड टू दी किससे अटैच है बताइए? डॉर्सल साइड ऑफ, सॉरी, डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यानी एब्डोमिनल कैविटी की जो वॉल है, डॉर्सल वॉल है, उससे ये क्या होती है? लोकेटेड होती है, वहीं पे चिपकी होती है। क्लियर? इनकी पोजीशन हो गई। क्लियर? हाँ, जैसे कि ये हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी है, ध्यान समझेंगे। ये हमारे पास क्या है? ये एब्डोमिनल कैविटी की वॉल है, ये वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी है, ये हमारे पास एब्डोमिन की वॉल है। क्लियर? किडनी की जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। क्लियर? कुछ इस तरीके की, समझ आई बात? यानी ये डॉर्सल वॉल जो आपको दिखाई दे रही है वो कहाँ की तरफ बनी हुई है बताइए? हमारे किससे चिपकी हुई है? एब्डोमिनल कैविटी की वॉल से चिपकी हुई है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि इनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि ये हमारे पास ऐसे अगर हम देख रहे हैं, खड़े हैं, तो ये बगल से जो आ रहे हैं वो लेटरल साइड है हमारा। कैसा साइड है? लेटरल। लेटरल से हम धीरे धीरे वर्टिब्रल कॉलम की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर? यानी अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का हमारा फिगर है, ध्यान समझ रहे हैं? क्लियर? तो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास ये रहे ना। क्लियर? ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम हुए। किडनी की जो लोकेशन होती है वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। किडनी की लोकेशन कहाँ पे बताइए? हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। क्लियर? तो यानी ये लेटरल साइड से जा रही हैं और कहाँ की तरफ? वर्टिब्रल कॉलम में। क्लियर? और लास्ट वर्टिब्री से ये अटैच होती है। लास्ट वर्टिब्री कितनी होती है बताइए? T12 होती है। टोटल थोरेसिक जो वर्टिब्री होती है 12 होती है। क्लियर? जब हम आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे, सर्वाइकल 7 होती हैं, थोरेसिक 12 होती हैं, लंबर 5 होती है, सेक्रल भी हमारे पास 4 होते हैं, कॉर्डल 1 होते हैं। क्लियर? कुछ इस तरीके से होते हैं। तो यानी हमारे पास क्या है कि आपको ये स्ट्रक्चर आपको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पे पाई जा रही है। क्लियर? तो ये कहाँ पे पाई जा रही है? किडनी की पोजीशन अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे बताइए? फ्रॉम लेटरल टू, कहाँ से कहाँ बताइए? लेटरल टू वर्टिब्रल कॉलम। कहाँ से कहाँ बताइए? लेटरल टू वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर? और एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात की जाएगी तो हमारे पास एनसीईआरटी में आपसे क्या पूछा जाएगा, ध्यान समझेंगे। आपकी एनसीईआरटी ये लिखती है लास्ट वर्टिब्री से, ऐसा लिखेंगे, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री से। क्लियर? थर्ड लंबर, कैसे लंबर बताइए? ये ऑप्शन में पूछा गया है आपसे। थर्ड लंबर, LUMBER, थर्ड लंबर। क्लियर? यानी लास्ट थोरेसिक का मतलब T12 से लेकर के L3 तक इनकी लोकेशन है। क्लियर? हमारे पास किडनी की लोकेशन कहाँ पे बताइए? अगर ये हम थोरेसिक अगर वर्टिब्री देख रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट थोरेसिक से कितने नंबर तक? थर्ड नंबर तक। ठीक है, इनकी लोकेशन होती है, ये आपको याद रखनी है। क्लियर? लास्ट थोरेसिक से थर्ड नंबर, T12 से L3 तक। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला तो ऑप्शन में ये पूछा जाएगा या तो ये दिया जाएगा, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। क्लियर? लास्ट थोरेसिक टू थर्ड नंबर। क्लियर? लास्ट थोरेसिक टू थर्ड नंबर इनकी लोकेशन है। ठीक है,
समझ में आई बात है? किडनी की लोकेशन समझ में आ गई? रेट्रोपेरिटोनियल होती हैं और रेट्रोपेरिटोनियल के बाद ये एब्डोमिनल कैविटी में ही पाई जा रही हैं। थर्ड लंबर से लास्ट वर्टिब्री तक है, यानी हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्री तक ये पाए जाते हैं। इनकी लोकेशन यहीं पे है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हम समझते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमारे पास अब जितने किडनी हमने पढ़ाए हैं, ठीक है, उनके बारे में सबसे लास्ट पॉइंट लिखेंगे। एक पॉइंट और। क्लियर? जो आप राइट किडनी देखते हैं अक्सर, कैसी किडनी? राइट किडनी अक्सर आप जो देखते हैं वो हल्का सा स्लाइटली ऊपर की तरफ होता है। क्लियर? तो लिखेंगे यहाँ हमारे पास राइट किडनी, सॉरी लोअर की तरफ होता है ना, राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन, स्लाइटली लोअर देन, लोअर देन किससे बताइए? स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। ठीक है, यानी अगर हमने किडनी का स्ट्रक्चर आपसे देखेंगे तो किडनी के स्ट्रक्चर में अगर ये हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से आए हुए थे। क्लियर? कुछ इस तरीके से प्रेजेंट थे। तो ये हमारे पास क्या है? राइट किडनी है और ये हमारे पास क्या है बताइए? लेफ्ट किडनी है। क्लियर? तो राइट किडनी हल्का सा क्या होता है? झुका होता है, नीचे की तरफ होता है। क्लियर? क्यों? राइट साइड में थोड़ा सा हमारे पास लीवर पोजीशन ले लेता है। कौन सा पोजीशन ले लेता है? इस तरफ हमारे पास लीवर थोड़ा पोजीशन ले लेता है, जिसकी वजह से किडनी को थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। क्लियर? कई सारे ऑर्गन हमारे पास इस तरफ आ जाते हैं, राइट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं कि राइट किडनी को थोड़ा सा अंदर की तरफ जाना पड़ता है। ये एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर है बस आपको। क्लियर? दूसरा पॉइंट हम समझेंगे। अब किडनी का स्ट्रक्चर डालेंगे, हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हेडिंग हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। क्लियर? देखते हैं यहां पे ध्यान से। चलिए समझाते हैं किडनी के स्ट्रक्चर को। क्लियर? डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पे यानी स्मार्ट बोर्ड पे देखेंगे आप लोग, इधर देखिएगा। ये हमारे पास एक राइट किडनी मैंने बनाया। क्लियर? राइट किडनी को ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पर ये डबल लेयर्ड होती है। कितने लेयर्ड होती हैं? डबल लेयर्ड है ये। इनके पास कितने लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं? ये डबल लेयर आपको दिखाई देंगे, ये डबल लेयर है। क्लियर? और ये जो डबल लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं ये आगे चल करके, ठीक है, ये कवरिंग है इनकी। ठीक है, एक तो किडनी है, एक किडनी की क्या है? कवरिंग है। किडनी की कवरिंग को हम रेनल कैप्सूल बोलते हैं। किडनी के कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? रेनल कैप्सूल बोलते हैं। क्लियर? रेनल कैप्सूल जो होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है बताइए? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। क्लियर? ये हमारे पास रेनल कैप्सूल है। कवरिंग ऑफ किडनी को हम क्या बोलते हैं बताइए? रेनल कैप्सूल बोलते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, इनके जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आगे चलेंगे तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे जरूर। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। क्लियर? और इस स्ट्रक्चर में भी आपको कुछ इस तरीके के लोग नजर आएंगे। क्लियर? ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। अगर हम किसी एक स्ट्रक्चर की बात करें, हमने क्या कहा कि अगर हम किसी एक स्ट्रक्चर की बात करें तो एक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास इनके किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हमारे पास क्या पाए जाते हैं?
कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, कुछ इस तरीके के नेफ्रॉन स्ट्रक्चर आएंगे नजर। ठीक है, मैं एक नेफ्रॉन को हाईलाइट कर दिया, बाकी को ऐसे ऐसे लिख दूं। मैंने एक नेफ्रॉन को अगर कर दिया, बाकी को ऐसे ऐसे लाइन कर दूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, यानी ये जो आपको स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया नेफ्रॉन का, क्लियर, ये स्ट्रक्चर किसका है बताइए, नेफ्रॉन का। एक किडनी के अंदर हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने मिलियन? एक किडनी की बोल रहा हूं, तो दोनों के तो समझ गए होंगे, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास इनके स्ट्रक्चर में, हमें यहाँ पे जो आपको पार्ट दिखाई नजर आ रहा है, आपको ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बताइए? रेनल कॉर्टेक्स, क्लियर। रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है कि किडनी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक उनका जो आउटर पार्ट होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं, क्लियर। ऐसे ही जब हम आपको एड्रेनल ग्लैंड पढ़ाते हैं तो वहां पे भी आपने कभी पढ़ा होगा एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला। ऐसे ही जब हम आपको ब्रेन पढ़ा रहे थे तो ब्रेन पढ़ाएंगे तो उसमें भी एक आता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और एक सेरेब्रल मेडुला। एक बल्ब बंद कर दें, सही है। अब एक बल्ब से इतना लाइट कम हो जाएगा, गजब का फिजिक्स लगा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो सुनते ध्यान से। हमने ये कहा कि हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होते हैं, क्लियर। हमने आपसे क्या कहा कि वहां पे भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एड्रेनल ग्लैंड को भी, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। सेरेब्रम को हमने भी डिवाइड किया किसमें बताइए? एड्रेनल, सॉरी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मेडुला। कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर है जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते कॉर्टेक्स में और मेडुला में। क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन नॉट बी डिवाइडेड एनाटॉमिकली into cortex and medulla? Which of the following organ cannot be anatomically divided into cortex and medulla? जिसको हम कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइड नहीं कर सकते या डिवाइड ही नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला एनाटॉमिकली। हम अभी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना, अरे बोलिए। यानी फिजियोलॉजी हमें तब समझ में आएगी जब हम एनाटॉमी अच्छे से पढ़े रहेंगे, क्लियर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर क्या लिखे हैं? कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला एनाटॉमिकली, क्लियर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड हो गया। ऑप्शन नंबर बी थाइमस, ऑप्शन नंबर सी लीवर, ऑप्शन नंबर सी लीवर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या? एड्रेनल हो गया, थाइमस हो गया, सेरेब्रम लिख लीजिए। किडनी तो पढ़ा ही रहे ना, किडनी को ऑप्शन में नहीं रखेंगे ना। किडनी को तो अभी ताजा ताजा बताया है कि डिवाइड किया है हमने कॉर्टेक्स और मेडुला में, क्लियर। चलिए ऑप्शन बताइए, आंसर क्या है? आंसर कहीं से आ रहा है सही बिना वजह के, ठीक है, गलती से कोई सही बोल रहा है। लीवर, कैसे? गलती से ना, हाँ। थाइमस को डिवाइड करते हैं क्या? वही तुमने बोला गलती से आ रहा है ना ये आंसर, तो आंसर सही है लीवर, सही मानिए आंसर। लीवर के स्ट्रक्चर में कभी भी हम उनको डिवाइड ही नहीं कर सकते एनाटॉमिकली, क्लियर। लीवर हमारे पास क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज के हैं, हिपेटोसाइट्स के बने हैं, क्लियर। और वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हर एक लीवर के अंदर, तो इसलिए इनको डिवाइड नहीं करते, क्लियर। इनका स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट ही नहीं हो पाता, इसलिए इनको हमने क्या किया है, लीवर को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, क्लियर।
इस्थमस को डिवाइड कर सकते हैं, आउटर वाला और इनर वाला इस्थमस। क्लियर? एड्रिनल, वही थाइमस, सॉरी। क्लियर? तो यानी क्या है कि लीवर को हम डिवाइड कभी भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है क्या, कहाँ तक हुआ था? अच्छा, ड्राइंग करा रहे थे, सेव होने दो अभी। अच्छा, ड्राइंग चल रही थी ना। अब सुनते ध्यान से, इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला बताइए? ये हमारे पास क्या है? रेनल कॉर्टेक्स। क्लियर? इस पार्ट को हमने क्या बोला? कॉर्टेक्स बोला। फिर हमने ये कहा कि ये आपको ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? रेनल पिरामिड बोलते हैं। इस पिरामिड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बताइए? रेनल पिरामिड बोलते हैं। अगर हम आपको कभी भी किडनी का स्ट्रक्चर अगर बना रहे, ओए दीदी अभी नहीं बनाना है, क्लियर? तो लोग तुरंत स्टार्ट हो जाते हो, हम पूरा भरपूर मौका देंगे बनाने का। क्लियर? आप केवल अभी समझिए, क्योंकि कोई भी बात अगर हम स्किप करके ना लिखवाएं, कम से कम आपके डायग्राम में वो सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर? तो समझे रहेंगे, सारी पॉइंट एक तरफ से एक तरफ लिखते जाएंगे। तो रेनल पिरामिड जो होती है, अगर हम ह्यूमन बींग्स का रेनल पिरामिड की बात करेंगे, किडनी बात करेंगे, तो टोटल 8 to 12 रेनल पिरामिड होते हैं। कितने होते हैं? हाँ, अगर हम आपको कभी भी रैबिट जिंदगी में पढ़ाएं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेनल पिरामिड होता है रैबिट के अंदर। कहोगे सर जी रैबिट का क्यों आपने बोल दिया? PYQ में आ गया है। क्लियर? हाउ मेनी रेनल पिरामिड प्रेजेंट इन रैबिट, PYQs में है। क्लियर? हमें वो भी ध्यान देना है ना, जो हमारे पूर्वज दे करके जा चुके एग्जाम। तो ये कितने होते हैं? इनमें पूरा पूरा एक ही रेनल पिरामिड ही होता है। क्लियर? ये रेनल हमारे पास क्या, कॉर्टेक्स। ये जो अंदर की बात है यहाँ पर, अंदर वाली बात, ठीक है, इस अंदर वाले को जो पिरामिड के अंदर चला गया है, इनको हम रेनल मेडुला बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बताइए? रेनल मेडुला बोलते हैं। क्लियर? अब हम आपसे ये बताने जा रहे हैं कि कुछ कॉर्टेक्स के पार्ट, ये जो व्हाइट वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, कुछ पार्ट हमारे पास रेनल पिरामिड के, हम ये देख रहे हैं कॉर्टेक्स का पार्ट अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना मेडुला के रीजन में। इस वाले रीजन को हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं बताइए? कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनी, द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स विच एक्सटेंड इनसाइड द मेडुला। क्लियर? यानी कॉलम ऑफ बर्टिनी को क्या बोलेंगे बताइए? इनकी डिफिनीशन क्या बोलेंगे? ये किसका पार्ट है बताइए? पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। ये किसका पार्ट है बताइए? कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, ठीक है। एक्सटेंडेड इनटू कहां पे बताइए? इनटू मेडुला। यानी कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो हमारे पास मेडुला के अंदर धंसा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ के स्ट्रक्चर। इस तरफ के तो सारे स्ट्रक्चर धीरे धीरे हो गए, अब इस तरफ बढ़ते हैं थोड़ा बहुत पॉइंट, ठीक है। हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आपको किडनी के दिखाई दे रहे हैं, ये किडनी के स्ट्रक्चर आगे चल करके ओपन हो रहे हैं, ये आगे चल करके ओपन हो रहे हैं। ये आगे चल करके क्या हो रहे हैं बताइए? ओपन हो रहे हैं, कुछ इस तरीके के। क्लियर? ये ओपन हो रहे हैं, और इस ओपनिंग को हमने क्या बोला है बताइए? यूरेटर बोला है। ये ओपनिंग हमारी क्या है? यूरेटर, यानी यूरेटर से निकले हैं। क्लियर? और ये जहां से निकले हुए हैं, यहाँ पर एक जो कैविटी, यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बताइए? इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बताइए? हाइलम बोलते हैं। क्लियर? और हाइलम क्या है हमारे पास? ये कॉनकेव हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? हाँ, ये हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर है? कॉनकेव स्ट्रक्चर है। ये बात हमें याद रखना है। क्लियर? जो कॉनकेव कैविटी बना रही है, उसी को हमने बोल रहे हैं स्ट्रक्चर को।
अब हम ये देखते हैं कि इनके बीच में क्या पाई जा रही है, एक स्पेस पाई जा रही है ना, क्लियर। और इस स्पेस को हमने क्या नाम दिया है बताइए, इस स्पेस को हमने क्या नाम दिया है, रेनल पेल्विस। हम चाहे सबकी डिफिनेशन एक साथ लिखते जाएंगे, बट अभी नहीं लिखेंगे, पहले लेबलिंग कर ले रहे हैं, ठीक है। द स्पेस बिटवीन हमारे पास हाइलम इज कॉल्ड एज रेनल पेल्विस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि कुछ स्ट्रक्चर यहां से गए हुए हैं, यहां से क्या क्या गया हुआ है हम आपको समझा रहे हैं। जैसे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर गए होंगे आपके पास, ये क्या हुआ होगा, ये हमारे पास क्या है, रेनल वेन है, क्लियर। इनके पास कुछ स्ट्रक्चर और ऐसे निकले होंगे, क्लियर। ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर गए होंगे। ये हमारे पास क्या है बताइए, ये आगे चल करके क्या है, ये रेनल वेन है, क्लियर। कई सारे इनके अंदर हमारे पास नर्व फाइबर भी तो इंटर कर रहे होंगे, क्लियर। यानी ये कई सारे नर्व फाइबर भी तो इंटर कर रहे होंगे, तो ये हमारे पास क्या है, नर्व फाइबर है, क्लियर। अब अच्छा इंपॉर्टेंट बात यहां से समझना है, दिमाग लगा करके समझेंगे। इधर देखिएगा, कॉपी किताब बंद करके ध्यान इधर दीजिए, क्वेश्चन जहां से एराइज होंगे। कई सारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर मिलियंस में हैं, ठीक है। सारे के सारे नेफ्रॉन मिलियंस में कंबाइंड होकर के एक कॉमन ओपनिंग में ओपन हो रहे हैं, दिख रहा है आपको। यानी ये स्ट्रक्चर आगे चल करके कई सारे स्ट्रक्चर में ये टूटते हैं। ये जो कॉमन ओपनिंग आपको नजर आ रही है, थोड़ा अलग कलर से बना दे रहे हैं, ये जो आपको कॉमन स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, क्लियर। इस कॉमन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, डक्ट ऑफ बेलिनी बोलते हैं। डक्ट ऑफ बेलिनी क्या है, हमारे पास कई सारे नेफ्रॉन एक साथ एक पाइप में अगर घुस रहे हैं तो उस डक्ट का नाम क्या बताइए, डक्ट ऑफ बेलिनी। आपके एनसीईआरटी इसको बोलती है पेपिला, एनसीईआरटी आपको बोलती है ये एक तरीके का रेनल पेपिला है, ठीक है। कई सारे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर हमारे पास एक कॉमन डक्ट में ओपन होती है, और उस डक्ट का नाम क्या है बताइए, डक्ट ऑफ बेलिनी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनल पेपिला। कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये आगे चल करके क्या हो रही है, एक कॉमन डक्ट बनाई कुछ देर तक ना, और ये जो डक्ट आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आगे चल करके क्या होता है, ये माइनर कैलिक्स बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है बताइए, माइनर कैलिक्स, क्लियर। यानी कोई भी ब्लड अगर फिल्टर हो रहा होगा तो नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद ये कहां पे आएगा, फिल्टर होने के बाद डक्ट ऑफ बेलेनी में आएगा, और डक्ट ऑफ बेलेनी कहां ओपन होते हैं, माइनर कैलिक्स में। और माइनर कैलिक्स ऐसे तो कई सारे माइनर कैलिक्स है ना, ऐसे कई सारे माइनर कैलिक्स होंगे। कितने माइनर कैलिक्स होंगे, दिमाग लगाओ, जब ये इतना है पिरामिड तो माइनर कैलिक्स कितने, 8 to 12 ही तो होंगे, क्लियर। अब कई सारे माइनर कैलिक्स आ करके यहाँ पर कुछ ओपनिंग में ओपन हो रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ओपनिंग में यहाँ पे ओपन हो रहे हैं ना, ये क्लियर। ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आया ये कहलाता है मेजर कैलिक्स। ये क्या कहलाया बताइए, मेजर कैलिक्स कहलाया, समझ रहे हो। यानी माइनर कैलिक्स बहुत सारे ओपन होते हैं एक कॉमन डक्ट में, और उस कॉमन डक्ट का नाम क्या है, माइनर कैलिक्स, क्लियर। अब माइनर कैलिक्स आगे चल करके ये कहां ओपन हो रहा है, ये आगे चल करके कहां ओपन हो रहा है, रेनल पेल्विस में। अरे बोलिए, ये आगे चल करके क्या हो रहा है बताइए, किस में ओपन हो रहा है, रेनल पेल्विस में। और रेनल पेल्विस आगे चल करके कहां ओपन हो रहा है, यूरेटर में, क्लियर। ये इसी में तो आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कहानी क्यों आप बताए, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा कि नेफ्रॉन से ब्लड कहाँ कहाँ फिल्टर होकर के जाते हैं,
तो ये पाथ हमें याद रहना चाहिए, ये रास्ता हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्लियर? इंतजार करते हैं ना। हाँ, ये उठना पड़ेगा ना भाई। उठ गया ना। ये बंद क्यों कर देते बार बार जनरेटर? ये बंद कर दिए तो कैमरा।